नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में हुए मतदान को केंद्र में रखकर बात करेंगे। देश भर में अभी तक विभिन्न चरणों में हुए मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की, जो इस ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि मतदान नया कीर्तिमान। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले 4 चरणों में 66.95% मतदान हुआ है। 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 45.1 करोड़ ने मतदान कर भी लिया है। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान हुआ उनमें श्रीनगर भी शामिल है। श्रीनगर में 37.98% मतदान हुआ है, जो 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। गांदरबल जिले के कंगन विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 58% मतदान हुआ है। अगर इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो श्रीनगर में हब्बा कदल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 14% मतदान हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में यह पहला आम चुनाव है। घाटी में इस बार कोई चुनाव का बहिष्कार नहीं हुआ। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान प्रतिशत शून्य नहीं रहा। चुनाव आयोग ने उस जगह भी पोलिंग बूथ बना दिया जहां मात्र एक वोटर था। चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर गर्मी से बचने के सभी उपाय भी किए। चुनाव आयोग ने बाकी 3 चरणों में वोटिंग प्रतिशत में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। यह पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों के माध्यम से। आबा खन्ना, सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर मीडिया डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर हमारे साथ मौजूद हैं। पीके पॉल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर, भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। ताली बज सकती है। पीके पॉल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा। आपके क्षेत्र ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 1996 के बाद सर्वाधिक पोल रिकॉर्ड किया गया है श्रीनगर में। अंतिम आंकड़ा क्या आपके पास है, या फिर जो मैंने कहा है वही आंकड़ा अंतिम है? 38.43 के करीब पोल परसेंटेज रहा है। उसमें कुछ एक और बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ोतरी इस कारण होती है कि पोस्टल बैलेट जब वो रिसीव होते हैं वो इवन काउंटिंग के दिन तक आ सकते हैं। तो वो जैसे जैसे आएंगे कुछ एक फ्रैक्शंस जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। रफली अराउंड जो है 39% हम कह सकते हैं कि पोल परसेंटेज रहा है। हमने देखा कि पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 12-13% मात्र मतदान हुआ था। अब इतना 37-38% तक पहुंच गया है। उसके पीछे क्या कुछ आपको एफर्ट्स लगाने पड़े वहां पर? बेसिकली 3-4 कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 4-5 सालों से एक नॉर्मल सी का दौर शुरू हुआ है, जिसमें कि आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है बहुत ही आसानी से विदाउट एनी फ़ियर, डर के बगैर वो जी रहा है। तो उसी के चलते जो नॉर्मल सी चली आ रही और वो आम आवाम के बिहेवियर में दिखी। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, मेरे ऑफिसर्स ने जो स्वीप के ज़रिए से इलेक्शन अवेयरनेस करते हैं, उसका भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है। 24 के करीब कैंडिडेट्स थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कुछ इंडिपेंडेंट। उन्होंने भी अलग-अलग एरियाज़ में जाकर के, जहाँ नॉर्मली पहले कोई तो कैंपेनिंग भी नहीं होती थी, उन्हीं एरियाज़ में भी जाकर के उन्होंने कैंपेनिंग की, जिससे कि मोबिलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और लास्टली मेरे ख्याल से जो हमारे कॉमन वोटर्स है, आम आवाम है, उनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि इट इज़ द बैलेट व्हिच लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आम आदमियों में जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ
चला आ रहा है, जिसमें कि अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए बैलेट ही एक तरीकाकार है। मेरे ख्याल से ये 3-4 कारण जो है अच्छी परसेंटेज में रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। आभा जी, आप लंबे समय तक जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से जुड़ी रहीं। एक पत्रकार के तौर पर या फिर जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से जुड़े रहने के तौर पर किस तरीके की आपकी स्टडी है, जो यहाँ पर पोल साहब ने कहा कि एक तरीके से जो 4-5 बरस में वो अमन चैन जो कायम हुआ है, उसको उन्होंने पहला श्रेय दिया। क्या आप भी मानती हैं? बिल्कुल। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अगर देश में कहीं पे आपने मिरेकल होते हुए देखा है तो वो जम्मू कश्मीर में देखा है, और ख़ासकर हम कश्मीर क्षेत्र की बात करें तो देखिए, पिछले जब से पत्रकारिता शुरू हुई तब से और करीब 2002 के बाद से लगातार मेरा फोकस रहा है जम्मू कश्मीर पे। कश्मीर समस्या जिसको नाम दिया जाता था उसको बड़े अच्छे से हमने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के साथ भी जुड़ी रही मैं, तो बहुत गहरा जाके देखा है। तो जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर में ये स्थिति थी कि वहाँ पे लोगों के मन में एक वहम डाल दिया गया था कि दिल्ली जो है वो पक्षपात करता है, और दूसरा विषय ये था कि वहाँ पे डर था टेररिज्म का, और टेररिज्म के डर को भी पॉलिटिकल पार्टीज भुनाती थी और यूज़ करती थी। तो जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा, एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है कि वहाँ पे जहाँ पे 0% पॉलिंग होती थी, तो वो वोटिंग सेगमेंट्स जहाँ पे 0% पॉलिंग होती थी, तो ऐसा क्यों था अगर हम समझे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग वोटिंग करना नहीं चाहते थे। देखिए, डेमोक्रेसी पूरे भारत में और कश्मीर भारत का हिस्सा हमेशा से रहा है। डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा से हमारे रग रग में चली हुई है और वहाँ पे भी है। 2002 में मैं गई थी, उस समय मैं हिंदुस्तान टाइम्स के साथ थी, तो वहाँ पे मैं गई थी, और 2002 के इलेक्शन से ठीक पहले, तब भी बहुत ज़्यादा नैरेटिव ये चलाया जा रहा था, और पत्रकारों द्वारा ही ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि यहाँ पे लोग बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट कॉल तब भी थी अच्छी खासी, और लोग इसमें नहीं करेंगे। तो फाइनली देवर मतलब कहा गया उन इलेक्शंस को कि मोस्ट फेयर इलेक्शंस एवर इन कश्मीर। 2002 के इलेक्शन, तब वाजपेयी जी की सरकार थी। तो उस समय पे मुझे याद है मैं गुलमर्ग में थी, और ऊपर एक घोड़े पे गई एक लड़के के साथ, साइज था वो घोड़े वाला, 19 साल का वो लड़का, 12वीं पास था। मैंने उससे पूछा कि आप, यहाँ पे बड़ी बात चलती है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे कि भारत के साथ जाना चाहेंगे? उसने बड़ा स्पष्ट दो टूक जवाब दिया जी, जो आज तक वो उसके सेंटेंस मुझे भूलता नहीं है, कि पाकिस्तान भूखा नंगा देश, हम उसके साथ क्यों जाएंगे, हमारा सब कुछ भारत के साथ है, हम इंडिया के साथ हैं हमेशा। और तब मैंने ये लिखा था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अच्छे से पोलिंग में, वोटिंग में भाग लेंगे। तो भी मुझे मेरे ही सीनियर पत्रकारों ने कहा था कि जी ये क्या लिख दिया आपने, आप गलत साबित होने वाली हैं। और बाद में हुआ यही कि लोगों ने अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि टेररिज्म का वो फेज था 2002, अगर याद हो आपको, तो विधानसभा में भी वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, और हर दूसरे दिन हाँ, तो वहाँ के लोग हमेशा से करना चाहते रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इस बार पहली बार उनको ऐसा लगा है कि हाँ, ये हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, वोटिंग हमें करनी है, वो डर भी नहीं था। और इस वक्त इस बार पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, क्योंकि वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वही हैं जो पुरानी थी, रीजनल पार्टीज़, पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, सारे, उन्होंने इस तरह का डर पैदा करने की कोशिश नहीं कर पाए वो। हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश हुई वहाँ, उसको नाकामयाब भी किया वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इलेक्शन कमीशन ने भी। तो कैंपेनिंग उन एरियाज तक गई जहाँ पे कोई घुस नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन वहाँ पे अनाउंस होते थे, उन पर्टिकुलर एरियाज में एकदम किलिंग शुरू हो जाती थी। तो लोगों को डर एकदम इतना बैठ जाता था कि पोलिंग करने के लिए जान का खतरा था, इसलिए नहीं निकलते थे। तो चलिए, श्रीनगर के कुछ बाशिंदे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा, और ये जो बदलाव की बयार वहाँ पर नज़र आ रही है, और ये बयार जो है मतदान के अधिकार के माध्यम से भी वहाँ पर स्पष्ट हो गई है, वो क्या वजह है, किस चीज़ को आप श्रेय देना चाहेंगे? मेरा नाम राजू काक है, एंड आई बेसिकली बिलोंग टू श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। ऑल्दो मैं अभी गुड़गांव में बहुत सालों से जॉब कर रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, मेरी भाभी वगैरह सब अभी भी कश्मीर में है या जम्मू में है। मेन चीज़ मैं इसको श्रेय देना चाहूँगा, अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आभा जी हैज सेड, या उन्होंने बोला है, जो 370 अनुच्छेद को जब हटाया गया, उसके बाद से लेके अभी तक एक माहौल में टोटल चेंज पाया गया। लोग फ्रीली
जाने आने लग गए, मिलिटेंसी पूरी तरह से कर्ब हो गई, एंड ओवरऑल इफेक्ट जो आज की डेट में कश्मीरियों को जो दिखता है, दे सी अ लार्ज स्कोप ऑफ देम गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द मेन स्ट्रीम, जो पहले शायद जहाँ लोकल पार्टियों ने उनको एक एलिनिएट सा कर रखा था। हर हफ्ते बाइकआउट की कॉल्स आती थी, हर हफ्ते हड़ताल की कॉल्स आती थी, वो कुछ कर नहीं पाते थे, परेशान थे, तो फिर वो अलग अलग शहरों में जाते थे कश्मीर से बाहर निकल के, बट फिर भी उनको कुछ दिखता नहीं था। वेयर एज दैट होल सिनेरियो हैज़ चेंज्ड एज ऑफ नाउ। अच्छी तादाद में आज भी हम गुड़गांव में देख लो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप देख लो, दे आर ऑल वर्किंग इन गुड कंपनीज, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अच्छी से खुल गई हैं, जो कि एक अच्छा संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए। जी जी, आपके साथी भी शायद कश्मीर से हैं। सर मेरा नाम अलीशा है और मैं उस जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ जो 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर, यानी आज यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी होती है कि इतने ज़्यादा लोग इस लोकतंत्र में हिस्सा अपना लेना और चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये अनप्रेसिडेंटेड है एज़ फार एज़ कश्मीर वैली इज़ कंसर्न। लोगों का ग्राउंड पे क्या रुझान है, उनकी ओपिनियंस क्या है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन के बाद उनके अंदर एक गुस्सा है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हम उन लोगों को भेजें जो हमें हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे ओपिनियंस, हम जो सोचते हैं उसको जा कर के देश के सामने रखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को भेजेंगे जो हम इन एक्चुअल में हमारे ओपिनियंस, हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में रखें। इसलिए हमें आप इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, जेल्स में हैं, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं और दे आर ऑल्सो विनिंग। ये भी हमें याद रखना होगा और वो हमें सरकार को ये भी आश्वासन देना होगा कि उनको बेल दे करके उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के भी हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि यहाँ से आज के बाद 2024 का इलेक्शन हमारी हिस्ट्री में याद रखा जाए। अक्षय राउत, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर थोड़ा सा विलम्ब हो गया आपको आने में। यहाँ पर हम लोग कश्मीर के संदर्भ में श्रीनगर में जो पोल हुआ है 96 के बाद रिकॉर्ड पोल हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। जो फिगर आया है चौथे चरण का वो तकरीबन 68% के आसपास है। पिछले चौथे चरण के मुकाबले शायद 2.5-3% ज़्यादा है। तो क्या माना जाए, अब उरूज पर आ गया है मतदान और आप जो प्रयास किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो फलीभूत हो रहे हैं? 68 नहीं, 69.2। क्या बात। और ये एक फेज है जहाँ की जो हमारे टर्नआउट के आंकड़े हैं वो पिछले 2019 जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था उसके आगे है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिक्लाइन था टर्नआउट की जिसके बारे में चर्चाएं हो रही थी, वो डिक्लाइन कोई डिक्लाइन नहीं है। क्योंकि अगर आज की तारीख में जो पहली 4 फेज में जो हमारे टर्नआउट की परसेंटेज हुआ, यही अगर कायम रह जाए तो हमारे 2024 के जो चुनाव हैं वो ऐसा एक चुनाव होगा भारत के इतिहास में। 3 चुनाव ऐसे हैं जहाँ की 65% से आगे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 65 हुआ, 66 हुआ, 67 हुआ, अलग बात है। लेकिन क्या हुआ है ना, हमारे इंडिया में जो वोटर टर्नआउट के एस्पिरेशंस वो बढ़ गया है। आप देखिए, एक ज़माना था 55-60% का होते थे वोटर टर्नआउट। तो एक बड़ा इसके बारे में मुहिम हुआ 2009, 10, 11 में, जिसका स्वीप जिसका नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसके तहत 8% के छलांग लगा 2014 में, 66.44। उसके ऊपर 1% का इजाफा हुआ 2019 में, 67.4। और मुझे लग रहा है कि ये जो 2024 के चुनाव हैं इसमें भी टर्नआउट अच्छे रहेंगे। और आज कश्मीर के बारे में चर्चा हो रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा हो रहा है। और ये जो करीब 40% का जो टर्नआउट है श्रीनगर में, अभी हमारे कोई जवान साथी यहाँ बोल रहे थे कि ये ऐतिहासिक बने, ये ऐतिहासिक बन चुका है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप पोल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, एक बार उनसे बिल्कुल कुछ आप कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें। अच्छा पोल साहब जी हाँ बताइए, हम तो एक दूसरे को जानते भी हैं। तो
आप बताइए कि ये जो आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो टर्नआउट में उपलब्धि और इतना स्मूथ इलेक्शन हुआ, खास करके कुछ भी घटना नहीं घटी जो कि जिसके बारे में किसी को गिला शिकवा हो, और टर्नआउट अच्छा रहा, या आपने वहाँ की इलेक्शन मैनेजमेंट के मुखिया के हिसाब से, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रयास हैं, आपने क्या क्या किया जिसका नतीजा ये मिले, आप बताइए। बेसिकली मैं यहाँ पहले डिविजनल कमिश्नर 3 साल था इस पोस्ट पर आने के पहले। तो 3 साल लगभग 2020 से 2023 तक मैं डिविजनल कमिश्नर था, और नज़दीक से मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इम्प्रूव होते हुए देखी है, या उसका मैं पार्ट भी रहा। बेसिकली 4-5 सालों में स्ट्रीट प्रोटेस्ट होना, शटडाउन होना, दुकानें बंद होना, शटडाउन का कैलेंडर लगना, या कहीं स्टोन पेल्टिंग होना, आर्मी या दूसरे जो हमारे अफसर्स हैं उन पर पब्लिक की साइड से कहीं पथराव होना, वो अब हिस्ट्री की बात बन चुकी है। जो पहले कभी होता था वो बन चुका है। उसमें अभी कोई प्रेजेंटली कहीं भी किसी भी हालात में हमें ऐसा नहीं देखा गया। उससे क्या होगा कि आम आदमी जो गरीब है, खेती वाला है, फार्मर्स है, रेहड़ी वाला है, दुकानदार है, वो उस ये जो पीस का डिविडेंड है उसका बेनिफिट लेने लगा है। जो पहले टूरिज्म 2019 के पहले तकरीबन औसतन 6-7 लाख रुपए, 6-7 लाख पर सालाना होता था कश्मीर का, वो 2022 में 22 लाख पहुंच गया। 2023 में जो है कैलेंडर ईयर 2023 में 25 लाख क्रॉस कर चुका है। अमरनाथ यात्रा उसमें एडिशन है। मतलब 5 साल में मोर देन 3-3.5 टाइम्स, 300-350% बढ़ोतरी टूरिस्ट में जो हुई है वैली में, अपने आप में काफी बड़ा बदलाव है। और उसका बेनिफिट जो है यहाँ की तकरीबन 40% डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टूरिज्म पर आधारित इकोनॉमी है उनको हुआ है। चाहे मान लीजिए वो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है, या हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, सैफरन है, फ्रूट्स है, इन सब को जो है इसका बेनिफिट हुआ है। जो नॉर्मल सी के चलते लोगों के बिहेवियर में भी जो है काफी एक नॉर्मल सी देखी जा रही है, और उसी का नतीजा रहा कि इवन जिस एरिया में पहले कहीं पोलिंग पार्टीज हम ले जाते नहीं थे, पोलिंग स्टेशंस को क्लब करते थे कहीं दूसरे एरियाज में, ताकि पोलिंग पार्टीज को डिफिकल्टी ना जाए, वो हमने कहीं इस बार एक भी पोलिंग स्टेशन हमने रीलोकेट नहीं किया। तयशुदा लोकेशन पर ही पोलिंग स्टेशंस रहे। वहाँ के हर लोगों को जो है हमने मौका दिया कि वो वहाँ उन पोलिंग स्टेशन पर आकर के वोट करें। सुबह से ही 20 जो श्रीनगर की वोटिंग हुई 13 तारीख को, सुबह से ही हर एक पोलिंग स्टेशन पर मोर देन 50 से लेकर के 200 के करीब जो है वोटर्स देखे गए। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्ष खोला है। मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िला का रहने वाला हूँ। तो एज अ यंग एंड यंग रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत डिकेड्स हो गए जब पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर में टेररिज्म से भरा है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये सब ज़रूरी है, इस पे बात होगी तभी इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। बट साइड बाय साइड हमें ये भी देखना कि जम्मू कश्मीर के इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या हैं। जैसे टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत है जम्मू कश्मीर में, बट साथ ही साथ वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है। पिछले साल ही शायद आंकड़े थे कि 2 करोड़ टूरिस्ट गए हैं कश्मीर में। उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, उसका प्रेशर जो लैंड पे आएगा, मतलब जो बहुत सी दिक्कतें आती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। आपने जो युवा मन में अगर इस तरह का चिंतन आता है, देश के लिए बहुत अच्छा है, और आप पार्टीज के मैनिफेस्टो की तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खाली जिस तरह का मैनिफेस्टो बनता है, मेरे हिसाब से उस मैनिफेस्टो में अगर इस तरह का दूरगामी चीज़ों को जोड़ा जाए, इवन छोटे चीज़ जैसे कि मान लो दिल्ली में पोल्यूशन, बेंगलोर का ट्रैफिक, और बहुत सारे चीज़ हम लोगों का है, हायर एजुकेशन का क्वालिटी, इस तरह का अगर मैनिफेस्टो, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट बोला है जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ अगर धीरे धीरे मैनिफेस्टो में जुड़ें तो अच्छी रहेगा। खाली फ्रीबीज नहीं, खाली बड़ी बातें नहीं, चाहे, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत रेलिवेंट है। और जम्मू एंड कश्मीर में जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वहाँ से हमारे साथी, विकास जो है वो न्यू रखा है अच्छे चुनाव के लिए, और इन्होंने जो कहा ये विकास के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये भी आना चाहिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोम शंकर है।
मैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल आपसे बस इतना ही है, सवाल कि आपसे एक सुझाव मांगेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ कई सारे युवा भाई बहन हैं, तो आने वाले समय में इन्हें वोट देने के प्रति कैसे प्रेरित करें, मतलब एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर आप क्या मतलब ऐसे कदम उठाएंगे जो युवा वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें आने वाले इलेक्शंस में, जो नए वोट करने जा रहे हैं उनके लिए? अभी और एक दो जल्दी से। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है। सर मेरा ये इस टीवी के माध्यम से ये कहना है कि जैसे हम सब ने अभी बात की कि ईज़ ऑफ वोटिंग और नॉर्मलिसी इन कश्मीर वैली स्पेशली, जिसकी वजह से 96 के बाद इतना बड़ा टर्नआउट इस बार की वोटिंग में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सर इसके साथ मैं ये टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी रिकॉग्निशन इस नॉर्मलिसी की हम सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी को जो है बहुत कम देते हैं। जैसे कि हमारे देश में मेजर पॉपुलेशन ये कहती है कि नॉट मेजर, लेकिन कुछ ये वर्ग है जो ये मानता है कि आर्मी जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर पे एज अ लोगों के ऊपर बर्डन है। 3 आर्मी पर्सनल्स एक आदमी के ऊपर है, ऐसा रेशो बताया जाता है। लेकिन मैं आप इस टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ 50% ऑफ द क्रेडिट फ्रॉम 89 टू टिल डेट हम लोग अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और आर्मी को देना चाहिए, जिन्होंने ये वोटिंग परसेंटेज जो है इस तरीके तक बढ़ाई। थैंक यू सर। आभा जी कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, देखिए इंडियन आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे बहुत सालों से हैं, जब से वहाँ पे टेररिज्म की घुसपैठ की इस तरह की सारी बातें चल रही हैं। तो अभी तक का तो 100% उनको ही दिया जाएगा, क्योंकि पहले ये माहौल नहीं था। पहले बहुत सारे और फैक्टर्स वहाँ काम करते थे, क्योंकि टेररिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है एक्चुअली। वो इंडस्ट्री को बहुत हद तक कम कर दिया गया है, ख़त्म 100% अभी भी नहीं हुई है, हो रही है, प्रोसेस में है। तो लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल होती है, जिसके कारण देखिए एक नैरेटिव था कि 370 तो हट ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मतलब मैंने कहा ना, जो मिरेकल शब्द यूज़ किया, चमत्कार, तो बिल्कुल वहाँ पे लोगों के मन में ये था कि ये हो ही नहीं सकता। और पॉलिटिकल लीडरशिप तो ये बोलती थी कि अगर हटा दिया तो यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। अब आप देखिए वहाँ पे बॉलीवार्ड जो है, जो बड़ी सुंदर एक इलाका है, आप देखेंगे रात को वहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिल्ली कैंट में आप देखते हैं लाइट्स के खंबे जो हैं वो तिरंगे में रात को जलते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी है। और वहाँ पे जब तिरंगा यात्रा हुई वगैरह, आपको देखना चाहिए, बात करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब डल लेक तिरंगा, शिकारे के शिकारे तिरंगा लेके चल रहे हैं, लोग तिरंगा लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे माहौल बदल चुका है। ये पॉलिटिकल विल के कारण है। देखिए हर चीज़ इकट्ठा होती है, कोई भी एक फैक्टर नहीं होता कभी भी। वो फैक्टर डेफिनेटली है, वो फैक्टर आज तक काम कर रहा था। बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स ने, जवान्स ने अपना जीवन दिया है, अपनी जान दी है उस स्थिति को बनाने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो पॉलिटिकल विल जब आई तो वो उसके साथ मिलकर दोनों चीज़ों को कंपोजिशन जब हुआ तो उसके बाद ये स्थिति बनी है। देखिए वंस अगेन मैं चमत्कार की बात करूँगी। मेरी 2-3 दिन पहले वहाँ पे बात हो रही थी इलेक्शंस के बाद, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि अब फ़र्क ये है आवाम में कि पहले वोट डालने से डरते थे, अब लोग अपना वोट दिया हुआ निशान जो है अपने स्टेटस पे, अपनी फ़ोटो पे लगा रहे हैं सोशल मीडिया में। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आप देखिए ना, वोटर का जो, जैसे उन्होंने कहा एवरी वोटर इज़ इम्पोर्टेंट, वो एक एक वोटर का अब मानसिक स्थिति देखिए। वो यंगस्टर जिनके हाथ में पहले स्टोन्स हुआ करते थे, वो भी उनकी मजबूरी थी एक्चुअली, लेकिन एक माहौल था। वो अब वोट डालने जा रहे हैं, वो अब ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। तो इसलिए जैसे आपने गुस्से की बात कही कि इसमें आना चाहिए, तो देखिए धीरे धीरे पॉलिटिकल लोकतंत्र एक ऐसा प्रक्रिया है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। अभी तो ये है कि खुला है माहौल, धीरे धीरे वहाँ की नई लीडरशिप सामने आएगी। अभी तो कुल मिला के पुराने चेहरे सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस वोटर टर्नआउट को भी कहूँगी और ज़्यादा होता अगर वहाँ पे फ्रेश फेसेस भी आ सकते, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं अक्षय राव जी से जानना चाहूँगा कि हम लोग चौथे चरण आते आते अब रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया में आ गए हैं। मतदान की अगर बात करें तो अब जो बाकी चरणों में चुनाव आयोग ने भी आशा जताई है कि अब जो है मतदान का प्रतिशत और ज़्यादा रहेगा। क्या कुछ कहना है इस पूरा ट्रैक को देखकर? मुझे अब 2 मिनट दीजिएगा, मैं पहले आभा जी की बात को एंडोर्स कर लूँ। इतना बढ़िया बात उन्होंने कहा। एक्चुअली पॉलिसी जो है बिल्डअप होता है, इलेक्शन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन उसका एक एंडोर्समेंट होता है, क्योंकि पॉलिसी एक दिशा में जा रहा है। अगर टर्नआउट बढ़ रहा है उसका मतलब लोग उसके साथ हैं, एक बात है। और वो जो हमारे युवा साथी यहाँ बोले कि हमें युवाओं को कैसे करना है, आप लोग
करीब करीब 2 करोड़ हैं, जो 18 से ऊपर करके 19 के अंदर हैं। जो 29 साल तक है वो मान लो तो 200 मिलियन, 20 करोड़ 21 करोड़ बन जाते हैं। आप लोगों के हाथ में देश के भाग्य है, इसीलिए तो चल रहा है वो जो कैंपेन, क्या बोलते हैं उसको, मेरा पहला वोट देश के नाम, देश के लिए मेरा पहला वोट। तो आप लोग लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक अधिकार में, लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन में रुचि रखें, उसका दूरगामी परिणाम के बारे में सोचें और हर में वोट करें। और अपना स्कूल, कॉलेज, अपना जो कैंपस, जो उस कैंपस में नहीं है बाहर, उनको सब जोड़ के कलेक्टिव बनाएं कि हमें इसमें भाग लेना है। और एक 30 सेकंड्स के लिए उनका बोल दूं, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में आपने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत रोल है, बड़ा रोल है। मैं टेररिज्म की साइड को नहीं जा रहा हूँ, खाली इलेक्शन को मैनेज करने के लिए पूरा देश में हर फेज में सिक्योरिटी पर्सन्स की बहुत बड़ा रोल है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो हुआ, उनका रोल को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोगों को हिम्मत देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। विदाउट फियर एंड फेवर आप जाके वोट दीजिए, थोड़ा सा लोगों को रहता है। बाकी आपके प्रश्न आखिरी प्रश्न है, मैं बहुत उम्मीद रख रहा हूँ कि आने वाली 3 फेज में, जबकि यहाँ मेरा थोड़ी सी चैलेंज भी होता है, हमारे जो शहरी उदासीनता, क्योंकि इसमें दिल्ली, मुंबई वगैरह सब आ रहे हैं, जो हमारे पुरानी, जो हमारे लिए क्या बोलते हैं, हमारे लिए सस्पेक्ट हैं कि भाई यही लोग तो वोट नहीं करेंगे, सब करेंगे एयर कंडीशन रूम, होटल। तो चलिए, तो इनका मैं लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये शहरी उदासीनता टूटे और इस बार वोटिंग हो, क्योंकि जो 4 फेज में जो हुआ है, कैमरे के माध्यम से सीधे सीधे एड्रेस कर दीजिए, उनको अपील कर दीजिए। हाँ, मैं खास करके सारे जो यूथ हैं हमारे देश की, और आने वाली 3 फेजेस में जो वोट करेंगे, जिनके लिए वोटिंग होना है, खास करके जो शहर हैं, सिटी डवेलर्स हैं, उनको मैं बहुत प्रोत्साहित करूंगा, बल्कि उनको चैलेंज भी करूंगा कि आप ऐसे पीछे नहीं रहें, आप इसके बारे में खाली बात नहीं करें, आप आके पोलिंग स्टेशन में कदम रखें और वहां वोट दें। और उसके बिना काम नहीं होगा, और आपके जितना नॉलेज, आपके जितना स्टेटस, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे एजुकेशनल हो, वो कोई काम की नहीं है। आप अगर लोकतांत्रिक अधिकार और लोकतांत्रिक ड्यूटी का आपने अच्छी तरह उसको निर्वाह नहीं किया, वो आप करेंगे, मेरा उम्मीद है। और हम लोग 65, 66, 67 के आगे बढ़ेंगे। हमारा एस्पिरेशन जो है आगे आगे और भी चला है, क्योंकि लोगों ने हमको, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हमको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिए हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का तब मतलब निकलेगा हम अगर यूनिवर्सल वोटिंग करेंगे एक हिसाब से, तो हम उसकी तरफ अग्रसर हों, तो यही मेरा आशा है। बचे हुए फेजेस में यूनिवर्सल वोटिंग करें और रिकॉर्ड मतदान की ओर अग्रसर हो। इसी नोट के साथ अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आए, लेकिन बहुत सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं ऐड ऑन किए। थैंक यू वेरी मच। और आभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद वर्चुअली हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ने के लिए पीके पॉल साहब आपका, और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।